मेरी पत्नी ने मुझे धोखे में रखा कि वह कोमा में है और फिर हर रोज़ वह रात को सेठ के सामने। मेरा नाम प्रदीप है और मेरी पत्नी का नाम मधु है। मेरी पत्नी का संबंध उस जगह से है जहां अक्सर शरीफ लोग जाना पसंद नहीं करते, लेकिन इसका हरगिज़ यह मतलब नहीं कि मैं एक शरीफ आदमी नहीं हूँ। बस मैं दिल के हाथों मजबूर था। किसी को पाप की ज़िंदगी से निकालकर इज्जत देना कौन सा पाप है। हुआ कुछ यूँ था कि एक बार मेरे कुछ दोस्त मुझे जिद करके मुंबई की उन गलियों में ले गए जहाँ हुस्न ही हुस्न है। हर चौबारे से कोई ना कोई हसीन परी झांक कर अपने आप को देख रही थी और जैसे हर किसी को अदाएं दिखाकर अपनी तरफ खींच रही हो। वहाँ गया तो अपने दोस्तों के कहने पर ही था, लेकिन जब मधु की एक कोठे पर नाचने वाली मुझे शराब पेश करने आई तो मैं उसे देखकर दंग रह गया। मुझे यूँ लगा जैसे आसमान से कोई परी उतर कर आ गई हो। मैं तो उसकी शराबी आंखों में डूब ही गया था। फिर यूँ हुआ कि मैं अपने दोस्तों से छुप छुपा कर इस इलाके में जाता रहा। मैं हर रात मधु का डांस देखने जाता था। मैं क्योंकि करोड़पति बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए मुझे पैसे की कोई कमी नहीं थी। मैं हर रात मधु पर नोटों की बारिश कर देता था। उस कोठे की मालकिन सविता नाम की एक औरत थी। सविता मुझसे बहुत प्रभावित हो चुकी थी। एक दिन मैं दोपहर के 2 बजे कोठे पर चला गया और सविता से रिक्वेस्ट की कि मुझे मधु से मिलवा दे। मैंने सविता के सामने नोटों की गड्डी रखी तो वह मुस्कुरा पड़ी। उसने कहा, मैं अभी आपकी मुलाकात मधु से करवा देती हूँ। थोड़ी देर बाद मधु वहाँ पर आ गई। वह सजी संवरी सीधी सी मेरे दिल में उतर ही रही थी। मैं बड़ी देर तक वहाँ बैठा रहा और मधु के साथ इधर उधर की बातें करता रहा। मधु एक बुद्धिमान और समझदार लड़की थी। उसकी बातें बहुत गहरी महसूस होती थी। उसकी कंपनी में कोई भी बोर नहीं होता था। अब मैंने अपना यह रूल बना लिया था कि मैं हर रोज़ दोपहर 2 बजे मधु से मिलने जाता था। मेरी और मधु की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा था कि दोस्ती से बढ़कर भी मेरे दिल में उसके लिए कुछ है। फिर एक दिन मैंने मधु से अपने प्यार का इजहार कर ही दिया तो उन्होंने मुझे सकारात्मक जवाब दिया। मैंने मधु को कहा कि यह डांस वगैरह छोड़ दो। मेरी इस बात पर वह मेरे सामने रो पड़ी। उसने कहा, यहाँ कोठे पर नाचने वाली हर लड़की की यही इच्छा है कि वह इस पाप की ज़िंदगी को छोड़कर अपना एक घर बसाए, लेकिन हम जैसी लड़कियों के साथ कौन शादी करता है। फिर हमें अपना पेट भी तो भरना पड़ता है। बस हम सभी मजबूर हैं और मजबूरी के वजह से ही यह सब कर रही हैं। मैंने मधु से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वह बहुत खुश हुई और फिर रोने लगी। वह मेरे पैरों में बैठकर बोली, अगर आप मुझसे शादी करके यहाँ से ले जाएंगे तो मैं आपकी पत्नी नहीं बल्कि सारी ज़िंदगी आपकी नौकरानी बनकर रहूँगी। आपका हुक्म मेरे लिए सर आँखों पर होगा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। मैं मुस्कुराने लगा। मैं और मधु तो इस रिश्ते से खुश थे, मगर आगे का रास्ता बहुत मुश्किल था। सविता मधु जैसे हीरो को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। उधर मेरे माँ बाप एक नाचने वाली को अपनी बहू बनाना नहीं चाहते थे। मैंने सविता के सामने 7 लाख का चेक रख दिया तो उसका मुंह बंद हो गया। मैं मधु से शादी करके उसे एक अपार्टमेंट में ले गया। मैंने सोचा कि कुछ समय गुजर जाएगा तो मैं मधु को अपने माँ बाप से मिलवा दूँगा। एक बार जब मेरी मधु के साथ शादी हो जाएगी तो मेरे माँ बाप को भी मेरा फैसला मानना ही पड़ेगा। मैं इनकी एक इकलौती औलाद हूँ। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मधु ने एक अपार्टमेंट में अपनी नई ज़िंदगी शुरू की।
हम दोनों ही एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन फिर वह हो गया जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं ऑफिस में था। मधु ने फ़ोन करके मुझे मार्केट जाने की अनुमति मांगी, लेकिन वह वापस न आई। मैं बहुत परेशान हो रहा था कि आखिर वह कहाँ गई। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद मुझे अस्पताल से फ़ोन आ गया। मुझे बताया गया कि आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनकर मुझे कुछ होश न रहा और मैं फ़ौरन अस्पताल पहुंचा। एक डॉक्टर मेरी पत्नी को देखकर मुझसे बोला, माफ़ कीजिएगा, आपकी पत्नी कोमा में चली गई हैं। अब कुछ नहीं पता कि इन्हें कब होश आएगा। यह सुनकर मैं बहुत रोया। यह सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिला। मैं अस्पताल के बेंच पर बैठा बहुत देर तक रोता रहा। मेरी खुशियों को न जाने किसकी नज़र लग गई थी। अभी तो मैंने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की थी, मगर इतना बड़ा दुख मुझे अंदर तक तोड़ गया था। मैं सारा दिन रोता रहता था। जब मेरी हालत बेहतर ना हुई तो मैं अपने माँ बाप के पास अपने गांव चला गया। मेरे पिता बहुत बड़े जागीरदार थे। जब मैं गांव पहुंचा तो मेरे माँ बाप बहुत खुश हुए। मेरे पापा बोले, शुक्र है तुम आ गए हो बेटा, अब तुम खुद ही संभाल लो यह ज़मीन। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं रही कि मैं इन ज़मीनों की रखवाली कर सकूं। मैं अपने पिता के गले लगकर रोने लगा। मैंने अपने माँ बाप को बताया कि मैंने मधु के साथ छुपकर शादी कर ली थी। हमारी शादी को अभी 2 महीने ही गुजरे थे कि उसका एक्सीडेंट हो गया और अब वह कोमा में है। माँ और पिताजी मेरी बात सुनकर बहुत परेशान हुए। मैंने अब पापा को अपनी मजबूरी बताई कि मैं मधु को अस्पताल में अकेला नहीं छोड़ सकता। मैंने उनसे मधु की सेहत के लिए भगवान से प्रार्थना करने को कहा और उनसे वादा किया कि जब मधु ठीक हो जाएगी तो मैं गांव वापस आ जाऊंगा। मेरे माता पिता इस बात पर तैयार हो गए और फिर मैं वापस शहर लौट गया। मधु 2 हफ्तों के कोमा में थी। मैं हर दिन अस्पताल की बेंच पर घंटों बैठा रहता, लेकिन मुझे डॉक्टर मधु से मिलने ना देते। वह कहते कि मरीज के पास हम किसी को ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर मुझे हर रोज़ 10 मिनट के लिए मधु के पास जाने देते थे। मैं मधु के पास रहने के लिए डॉक्टर की खुशामद करता रहता। मुझे जैसे ही इजाज़त मिलती तो मैं रो रो कर मधु से कहता, मधु तुम ठीक क्यों नहीं होती हो? मधु तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझे लगता था जैसे वह मेरी बात सुन लेगी और वह ठीक हो जाएगी। उसे बस इतना ही कहता रहता था, मधु तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैंने माँ पिताजी को भी मना लिया है, लेकिन वह ना उठती थी और ना कुछ बोलती थी। आज जब मैं मधु से मिलने गया तो मैंने देखा कि उसने अस्पताल की वर्दी नहीं पहनी हुई थी। मैंने एक नर्स से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो बोली, मरीज अस्पताल की वर्दी से तंग हो जाता है। अब हम हर रोज़ आपकी पत्नी के कपड़े चेंज कर दिया करेंगे ताकि यह जल्दी ही अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आए। मुझे इन बातों की कोई समझ नहीं थी, इसलिए मैं खामोशी से वापस लौट आता था। लेकिन अब मैंने नोट किया था कि मधु के कपड़े हर रोज़ चेंज किए जाते हैं। उसने जो भी कपड़े पहने होते वह बिल्कुल भी आम कपड़े नहीं होते थे। वह सभी बहुत महंगे कपड़े होते थे। यह बात बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आती थी। अस्पताल वाले अपने पास से कपड़े लेकर उनको सिलवा कर मरीज़ को पहनाते थे।
फिर मैंने देखा कि मधु के चेहरे पर मीठे मीठे से मेकअप के निशान भी होते थे। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने नर्स से पूछा, चलो कपड़े तो आप लोग चेंज कर देते हैं, लेकिन यह चेहरे पर मेकअप के मीठे मीठे निशान कहाँ से आते हैं? आखिर यह सब क्या है? मैंने देखा था कि नर्स मेरे सवालों से घबरा सी गई थी। अब मुझे मधु की बहुत फिक्र हो रही थी। बहुत डर सा लग रहा था कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। इसलिए मैंने सोच रखा था कि मैं अब उस अस्पताल की असलियत जान कर ही रहूँगा। मैंने उस रात अस्पताल के बारे में बहुत छानबीन की, मगर हर तरफ से बहुत अच्छा जवाब मिलता था। लेकिन फिर मेरी पत्नी के साथ क्या हो रहा था? मैं शाम को जब मधु से मिलकर आता तो वह आराम कर रही होती थी और उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई भी मेकअप नहीं होता था। लेकिन जब सुबह ऑफिस जाने से पहले मधु को देखने आता तो उसके कपड़े भी चेंज होते और उसके चेहरे पर मेकअप के निशान भी होते। अब मैंने इरादा कर लिया था कि रात को घर ही नहीं जाऊंगा और खुद ही देखूंगा कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। मैं सारी रात बाहर कुर्सी पर बैठा रहा, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मधु के पास जाने की इजाज़त नहीं दी थी। मैंने सारी रात जासूसी करते हुए गुजार दी थी, मगर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिस पर शक किया जा सके। एक नर्स रात में 3-4 बार सारे मरीजों को चेक करके जाती थी। वही मधु के कमरे को भी चेक करके जाती थी, तो मुझे सुकून मिल जाता था। अब जब मैं सुबह कमरे में गया तो मधु के कपड़े फिर से बदले हुए थे और उसके चेहरे पर मेकअप के निशान भी मौजूद थे। अब मुझे बहुत हैरानी होने लगी, इसलिए मैंने कुछ और करने का सोचा। मैंने अस्पताल के एक जूनियर डॉक्टर को अपने साथ मिला लिया था और उसे भारी रकम देकर राजी कर लिया था। अब मुझे रात का बेसब्री से इंतज़ार था। जैसे ही रात हुई, मैंने उस जूनियर डॉक्टर की ड्रेस पहन ली। मुझे मधु के कमरे में जाने से कोई भी नहीं रोक रहा था। पहले तो मैंने जैसे ही मधु के कमरे की तरफ कदम बढ़ाया, एक नर्स भागकर मेरे पास आई और मुझे अंदर जाने से रोकने लगी। मैं उसके जाने के बाद आराम से मधु के कमरे में चला गया, मगर यह क्या, मेरे तो कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि मधु का बेड तो खाली था। वहाँ तो मधु का नामो निशान भी नहीं था। मैं बहुत परेशान हो गया और सोचा कि आखिर मधु कहाँ जा सकती है। मैं वैसे बाहर निकल आया। मैंने जूनियर डॉक्टर से मधु के बारे में पूछा तो उसने मना कर दिया। मैं अपने चेहरे पर मास्क लगाकर उस नर्स के पास गया जो मधु के कमरे के बाहर चक्कर लगाती थी। मैंने उससे पूछा कि इस कमरे का मरीज़ कहाँ है, तो वह बोली, जहाँ रोज़ जाती है आज भी वहीं गई है। मुझे लगा कि मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं सुन पाऊँगा। मैंने धड़कते दिल के साथ उस नर्स से पूछा, आखिर वह कहाँ जाती है? तो नर्स मुस्कुराकर बोली, ज़्यादा होशियार मत बनिए, आप भी तो सब कुछ जानते हैं, मुझे क्यों फंसा रहे हैं? अपना हिस्सा आप भी तो लेते रहे हैं ना। यह सब मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। मैंने जूनियर डॉक्टर की वर्दी उसे वापस कर दी और खुद अपने कपड़े पहनकर वापस अस्पताल की बेंच पर जा बैठा। मैंने पलक तक नहीं झपकी। मैं देखना चाहता था कि आखिर मधु कहाँ से वापस आएगी। लेकिन सुबह के 9 बज गए, मधु अस्पताल नहीं आई। एक नर्स मेरे पास से गुजरी तो मैंने उससे कहा, मैं अपनी पत्नी से मिलकर ऑफिस जाना चाहता हूँ। तो वह बोली, जी आप जाकर मिल ले, आपके पास 10 मिनट हैं। मैं इजाज़त मिलते ही बड़ी तेज़ी से मधु के कमरे में दाखिल हुआ। मधु अपने बेड पर मौजूद थी।
उसने आज फिर से कपड़े चेंज किए हुए थे और हर रोज़ की तरह उसके चेहरे पर मेकअप के निशान थे। अब मेरे समझ में सारा मामला आ चुका था। मुझे मालूम हो चुका था कि जो कोई भी मधु को रात में बिस्तर से अगवा करता है वह उसको अस्पताल के पीछे दरवाजे से लेकर जाता है। इसलिए मैंने यही फैसला कर लिया था कि अब मैं अस्पताल के पिछले दरवाजे की निगरानी करूंगा। मैंने अस्पताल वालों के साथ एक चाल चलने की कोशिश की। मधु के कमरे में गया। वहाँ मैं 10 मिनट से ज़्यादा रुका था। मुझे पता था कि अब मुझे कोई डॉक्टर यहाँ से निकालने के लिए ज़रूर आएगा और मेरी सोच के मुताबिक 12 मिनट पर एक डॉक्टर उस कमरे में आया और बोला, सर अब आपको यहाँ से जाना होगा। मरीज के पास ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। मैंने इस बात पर सर हिला दिया। डॉक्टर साहब, मैं 2-3 दिन के लिए अपने गांव जा रहा हूँ, इसलिए मैं अस्पताल के चक्कर नहीं लगा पाऊँगा। आपसे गुजारिश है कि आप मेरी पत्नी का ख्याल रखिएगा। किसी भी तरह की इमरजेंसी में मुझे कॉल करके बुला लीजिएगा। डॉक्टर ने मधु का ख्याल रखने के लिए मुझे यकीन दिलाया, तो मैं उनसे मिलकर अस्पताल से बाहर निकल गया। ऑफिस चला गया और शाम को जब ऑफिस से लौटा तो अपना भेष बदलकर चेहरे पर मास्क लगाकर अस्पताल के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गया। मुझे थोड़ी ही देर गुजरी होगी जब मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे देख मेरा दिल ही बैठ गया था। मधु अपने कदमों पर अस्पताल से बाहर निकल आ रही थी और फिर वह एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर चली गई। उस लम्हे में बहुत ही तकलीफ से गुजर रहा था। दुख, दर्द, परेशानी, हर चीज़ ने मुझ पर हमला कर दिया था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दूँ, लेकिन मेरा मधु के पीछे जाना भी ज़रूरी था। इसलिए मैं मधु की गाड़ी का पीछा करने लगा। आज शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था, जो मुझे सदमे पर सदमा मिल रहा था। मधु की गाड़ी का पीछा करते करते मैं वहाँ पहुँचा जहाँ उसको निकाल कर अपनी ज़िंदगी में लेकर आया था। मैंने उसको इज्जत दी थी, अपने घर की सुरक्षित 4 दीवारी दी थी, मगर उसने क्या किया? वह तो जिस गंध से निकली थी फिर उसी गंध में वापस लौट गई। जब मधु कोठे में दाखिल हो गई तो उसके 10-15 मिनट बाद मैं भी कोठे में दाखिल हो गया था। मैंने अपना भेष इस कदर बदल रखा था कि मुझे कोई भी आसानी से पहचान नहीं सकता था। अब हुआ यूँ कि जब मैं कोठे में दाखिल हुआ तो मधु नाच रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अभी उठकर मधु को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दूं, लेकिन मैंने सब्र किया। मैं जानना चाहता था कि आखिर मधु यह सब क्यों कर रही थी। उसने मुझे धोखा क्यों दिया? अगर उसे नाचने का इतना ही शौक़ था तो उसने मेरे सामने अच्छाई का ड्रामा क्यों किया था? डांस देर रात तक चलता रहा। सुबह 4 बजे के करीब सभी अपने अपने घरों को वापस जाने लगे, लेकिन मैं वहाँ से ना उठा। जब हॉल खाली हो गया तो मैं उठकर मधु के सामने खड़ा हो गया। मैंने अपने चेहरे से मास्क हटाया तो वह मुझे देखकर हैरान हो गई। उसका चेहरा डर के मारे लाल हो चुका था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने रोते हुए कहा, मधु, अगर तुम यह सब छोड़ नहीं सकती थी तो तुमने मुझसे कहा कि मैं शादी करना चाहती हूँ। मैंने अपने माँ बाप का दिल भी दुखाया, लेकिन फिर भी मेरी बनी मधु भी रोने लगी। रोते हुए बोली, कुछ लोग हम जैसे होते हैं जिनकी किस्मत में इज्जत होती ही नहीं।
मैं तुमसे शादी करके बहुत खुश थी। अब मुझे किसी के सामने नाचना नहीं पड़ेगा, इज्जत की ज़िंदगी गुजरेगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मजबूर होकर फिर से कोठे पर आ गई। मैंने चिल्लाकर पूछा, मुझे भी बताओ, तुम्हें ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी कि तुमने यह सब किया? तुमसे पहले एक सेठ मेरी ज़िंदगी में था। वह भी मेरे डांस का बहुत शौकीन था। उसने मुझ पर पानी की तरह पैसा बहाया था। सविता उसे ज़ुबान दे बैठी थी कि मैं उसके सिवा किसी और के सामने नहीं नाचूंगी। मगर फिर अचानक से वह सेठ गायब हो गया। उसने मेरे लिए पैसे भेजने छोड़ दिए। सविता ने 2 महीने तक इंतज़ार किया, लेकिन जब उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने मुझसे एक बार फिर भरी महफिल में डांस करवाना शुरू कर दिया। इन्हीं दिनों मेरी नज़र तुम पर पड़ी थी। तुम एक दिन मेरा डांस देखने आए थे। तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे। फिर यूँ हुआ कि हम दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ गई और फिर तुमने 7 लाख रुपए देकर मुझे खरीद लिया। लेकिन हमारी शादी के 2 महीने के बाद ही वह सेठ भी वापस आ गया। उसने सविता मैम से कहा था, अगर मैं दोबारा डांस नहीं करने लगी तो मधु के पति को जान से मरवा देगा। सविता के भी टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के सामने डलवा देगा। मैं यह कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि मेरा पति ही मुझसे छिन जाए। मैंने आपकी जान बचाने के लिए उस सेठ की बात मानी। मुझे जैसा कहता गया मैं वैसा ही करती गई। उसने कहा कि मैं आपसे दूर हो जाऊं और हर रात सिर्फ मेरे सामने नाचूं। इसलिए मैंने अपने झूठे एक्सीडेंट का बहाना किया और एक डॉक्टर को अपने साथ मिला लिया। फिर मैंने अस्पताल की नर्सों को भी अपने साथ मिला लिया था। सेठ के कहने पर मैंने फिर से कोठे पर नाचना शुरू कर दिया था ताकि उसका ध्यान तुम्हारी तरफ से हट जाए। मेरे लिए यही काफ़ी था कि तुम हर रोज़ 10 मिनट के लिए मेरे पास आ जाते थे। मैं तुम्हारा चेहरा देख लेती थी, तुम्हारी खबर मुझ तक पहुंच जाती थी। मैंने मधु से पूछा, तुम बताओ, क्या तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो? तो वह रोती हुई बोली, अब इज्जत की ज़िंदगी का मज़ा चुक चुकी हूँ और अब मुझे यह मजबूरी की ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। मेरा दिल करता है कि सेठ फिर से कहीं गायब हो जाए और मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाऊं। मैंने मधु के हाथ पकड़कर कहा कि मेरी एक बात तुम याद रखना, बाहर के लोग उस इंसान को ही तोड़ने में कामयाब होते हैं जो अपने घर वालों से बातें छुपाता है। अगर तुम सेठ वाली बात मुझे पहले बता देती तो मैं उसका कोई ना कोई हल निकाल लेता और तुम्हें भी इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। मैंने मधु को तसल्ली दी, उस सेठ के खिलाफ FIR दर्ज करवाई और फिर उसे पुलिस उठाकर ले गई। अब मैं अपने वादे के मुताबिक गांव वापस आ गया था। मेरे माँ बाप ने भी खुले दिल से मधु को बहू स्वीकार कर ली थी और मधु ने गांव के माहौल को अपना लिया था। इस तरह मधु और मेरी ज़िंदगी एक बार फिर से सही रास्ते पर आ गई थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पर अपनी राय देने के लिए कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।